हेलो एवरीवन। आज हम विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा है। हमने जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा कर ली है। अब हम विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में बात करेंगे। विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हमें भी प्रोत्साहन मिल सके और आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आए। तो सबसे पहले विषाणु की बात करेंगे। विषाणु किसे कहेंगे? ये जो विषाणु है, विषाणु की जो बाहरी परत है वो डीएनए और आरएनए की बनी होती है। विषाणु की बाहरी परत डीएनए और आरएनए की बनी होती है। ये शरीर के बाहर निर्जीव होते हैं और कोई सजीव शरीर पाकर या कोशिका पाकर उसमें ये सजीव की तरह कार्य करने लग जाते हैं। तो ये वायरस सभी वायरस है जो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते। कुछ वायरस होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं और कुछ हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। तो लाभदायक कौन से विषाणु होते हैं? जीवाणुभोगी विषाणु। एक विषाणु है जिसका नाम है जीवाणुभोगी विषाणु। वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं क्योंकि वो जो जीवाणु से रोग होते हैं, टाइफाइड हैजा, उन जीवाणु को वो खा जाता है। जीवाणुभोगी यानी जो जीवाणु को खाता हो वो विषाणु। अब ये विषाणु है, विषाणु से मानव शरीर में रोग नहीं होते। विषाणु से पादपों में भी रोग होते हैं और जंतुओं में भी होते हैं। तो एक पादप है जिसका नाम है तंबाकू। तंबाकू, उसमें एक रोग होता है मोजेक रोग। वो रोग वायरस से ही होता है, वो विषाणु से ही होता है। तो अब हम विषाणु से मानव शरीर में जो रोग होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि विषाणु से मानव शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं। ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर जो विषाणु होते हैं वो हवा द्वारा, मक्खी मच्छर इनके द्वारा संचरण करते हैं, यानी इनके द्वारा फैलता है वायरस। ज्यादा तो किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से, वायु से, मक्खी मच्छर इनसे। पर कुछ विशेष प्रकार के वायरस होते हैं जिनका संचरण एक विशेष प्रकार की विधि से होता है। जैसे एचआईवी वायरस है। एचआईवी वायरस का संचरण किससे होता है? यौन संबंध बनाने से होता है। वो यौन संबंध या संक्रमित रक्त चढ़ाने से या दूषित सिरिंज यूज करने से उन रोगों का, उन वायरस का संचरण होता है। तो सबसे पहले हम विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, इनकी मेरे पास एक ट्रिक है। इनसे आप आसानी से विषाणु से होने वाले रोग याद कर सकोगे। तो हम वो ट्रिक लिखते हैं। ये है विषाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक कि एपीजे बच्चों को डर से चीखने को नहीं बोला। एपीजे बच्चों को डर से चीखने को नहीं बोला। चीखने के लिए एपीजे जो बच्चों को डर से चीखने के लिए मना कर रहा है, डर से चीखने के लिए नहीं बोला। तो इनमें विषाणु से होने वाले सारे रोग आ गए। तो ए से बात करें, ए से बात करें तो एड्स, पी से पोलिया, पी से पोलिया, जे से जीका वायरस, जीका वायरस, ब से बर्ड फ्लू, च से चेचक, च से चिकन पॉक्स, को से कोरोना, डे से डेंगू, रे से रेबीज, से स्वाइन फ्लू, फिर इससे से एक रोग हो रहा है सामान्य जुकाम। सामान्य जुकाम। जैसे इस जैसे चिकनगुनिया। ख से खसरा, फिर इससे कोई रोग नहीं है। फिर है से हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, और इस बोला से इबोला, बोला से इबोला वायरस।
ये हो गए ये रोग हो गए विषाणु से होने वाले, इसमें विषाणु से होने वाले सभी रोग आ गए हैं। तो अब हम इन सबको डिटेल से पढ़ेंगे एक एक के बारे में। रोग कारक, संक्रमण किससे होता है, उपचार और लक्षण, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एड्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम एड्स के बारे में बात करेंगे। AIDS, ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, इसमें जो HIV वायरस है वो यौन असुरक्षित यौन संबंध बनाने से फैलता है। दूसरा, कोई दूषित जो सिरिंज होती है, जो इंजेक्शन होता है, उसका अगर बार बार यूज करते हैं तब ये रोग होता है। और एक संक्रमित रक्त चढ़ाने से होता है। और एक बात करें, जो माँ होती है वो बच्चे को दूध पिलाती है तो उस समय भी HIV वायरस बच्चे के अंदर प्रवेश कर जाता है। इस तरीके से इसका संचरण होता है। और इसके लक्षण की बात करें तो लक्षण में सबसे पहले इसमें क्या होता है, वजन में कमी हो जाती है, वजन एकदम से घट जाता है और बुखार होने लगता है, उल्टी, दस्त, इस प्रकार से ये रोग होने लगता है। तो सबसे पहले इसके रोग कारक की बात करें। पहले तो इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके रोग कारक की बात करें तो इसका रोग कारक है HIV वायरस। HIV जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। संक्रमण की बात करें, कैसे फैलता है? संक्रमण की बात करें तो सबसे पहले असुरक्षित यौन संबंध। दूषित सिरिंज का प्रयोग करने से, सुई का, दूषित सिरिंज मतलब एक सिरिंज का 2-3 बार प्रयोग करना। तीसरा बात करें तो संक्रमित रक्त चढ़ाने से। मतलब कोई व्यक्ति है जो HIV से ग्रसित है और हमने उसका रक्त निकाल के दूसरे व्यक्ति में चढ़ा दिया तो उस व्यक्ति का में जो वायरस है HIV वो दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है। तीसरी बात करें तो माँ से बच्चे में, अगर कोई माँ है वो बच्चे को दूध पिला रही है, माँ के एड्स है तो बच्चे में वो उसका जो वायरस है वो चला जाता है, तो माँ के दूध से। इस प्रकार से इसका संक्रमण होता है। अगर लक्षण की बात करें तो लक्षण में सबसे मेन कारण है वो है एकदम से वजन में कमी, बुखार, उल्टी, दस्त, ये इसके लक्षण है। अगर इसके उपाय की बात करें तो वैसे तो इसका कोई उपाय नहीं है इस रोग का, पर हम अगर बात करें तो इसके लिए एक थेरेपी अपनाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, ART, जिसको बोलते हैं एंटी रिट्रो वायरल थेरेपी। इसको HIV के इलाज के लिए काम में लिया जाता है। अभी इसके लिए ART का ही उपयोग किया जाता है, ART थेरेपी अपनाई जाती है, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी ये अपनाई जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो अभी खत्म तो नहीं हुआ ये रोग, पर इसे नियंत्रित हो जाता है। हर व्यक्ति को इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर इसके बारे में हम अगर और चर्चा करें, एड्स के बारे में अगर और चर्चा करें तो वो है, सबसे पहले एड्स का रोगी कहाँ मिला था? एड्स का रोगी तो कहाँ मिला था? अमेरिका में। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? अफ्रीका महाद्वीप से। और भारत में कहाँ? भारत में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? भारत में इसकी शुरुआत चेन्नई से। और अगर राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में सबसे पहले इसका रोगी कहाँ पाया गया था? पुष्कर में। एड्स दिवस की बात करें तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। इसके लिए इसके रोग की जांच के लिए एक जांच होती है जिसको क्या बोलते हैं? इसकी जांच को क्या बोलते हैं?
एलिसा टेस्ट। इसकी जांच को एलिसा टेस्ट बोलते हैं। और टीबी की जांच को क्या बोलते हैं? टीबी की जांच होती है जिसको क्या बोलते हैं? मोन्टेक्स, मोन्टेक्स जांच। ये एड्स के बारे में कुछ सामान्य बातें थी। अब इसके बाद हम पोलियो की बात करेंगे। एड्स के बाद हम पोलियो की बात करते हैं। पोलियो में क्या होता है? पोलियो का सबसे पहले रोग कारक की बात करें तो इसका रोग कारक होता है एंटीरोवायरस। एंटीरोवायरस, एंटीरोवायरस। कैसे फैलता है? संक्रमण, संक्रमण मतलब है कैसे फैलता है? ये दूषित जल और दूषित भोजन से फैलता है। दूषित जल और दूषित भोजन से फैलता है। दूषित भोजन से फैलता है। और ये पोलियो 0 से 3 वर्ष के बच्चों में, जो छोटे बच्चे होते हैं 0 से 3 वर्ष के बच्चों में ये पोलियो होता है। कैसे होता है? बच्चों में 3-4 दिन तक तेज बुखार आता है, तंत्रिका तंत्र है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है और उस अंग का, जहाँ की तंत्रिका तंत्र क्षतिग्रस्त होती है वो अंग काम करना बंद कर देता है और आगे उसका विकास नहीं हो पाता है। जैसे कि हमारा मस्तिष्क है वो कुछ भी सूचना देता है तो तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर तक वो सूचना पहुंचाती है, और जब तंत्रिका तंत्र क्षतिग्रस्त हो जाएगी तो वो सूचना नहीं पहुंच पाएगी। जैसे मस्तिष्क ने सूचना दी कि आपको इस मार्कर को पकड़ना है, तो तंत्रिका तंत्र जब सक्रिय होगा तो मस्तिष्क की बात सुनेगा और ये इसको पकड़ लेगा, मार्कर को पकड़ लेगा। तब यहाँ की हमारी, मान लो हमारी यहाँ की तंत्रिका तंत्र क्षतिग्रस्त हो गई तो ये सूचना देगा इसको उठाने के लिए, मार्कर को उठाने के लिए। तो यहाँ की जब तंत्रिका तंत्र क्षतिग्रस्त हो गई तो ये इसको कैसे उठाएगा? ये तो डैमेज हो गई, तो ये सूचना यहाँ तक ही रह जाएगी और इस अंग का आगे विकास ही नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से ये बच्चों में हो जाता है, फिर बड़े होते हैं तब तक ये रोग रहता है, इसका कोई इलाज नहीं होता है। अगर इसके उपचार की बात करें तो उपचार के लिए 2 टीके लगाए जाते हैं, एक ओपीवी का टीका और एक आईपीवी का टीका। ये पोलियो के लिए 2 टीके हैं। इन टीकों की खोज किसने की थी? 2 वैज्ञानिक थे, शोल्क और साबिन। शोल्क और साबिन, इन 2 वैज्ञानिकों ने पोलियो के टीके की खोज की थी। इसके बाद हम बात करें कि लक्षण की हमने बात कर ली। लक्षण में हमारा जो तंत्रिका तंत्र क्षतिग्रस्त हो जाता है और हाथों या पैर में से कोई अंग काम करना बंद कर देता है। इसके अलावा बात करें पोलियो की तो 1995 में भारत सरकार ने एक अभियान चलाया था जिसका नाम था पल्स पोलियो अभियान। पल्स पोलियो अभियान, पल्स पोलियो अभियान। और जो WHO है, WHO ने 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। हमारा भारत 2014 में पोलियो मुक्त हो गया था। इस पल्स पोलियो अभियान में क्या है कि बच्चों को पोलियो पिलाना अनिवार्य है। जो भी बच्चा पोलियो नहीं पी पाता है उसके ये रोग हो जाता है, तो सभी बच्चों को पोलियो पिलाना अनिवार्य है। इसके बाद हम बात करते हैं जीका वायरस की। अब हम जीका वायरस की बात करते हैं। जीका वायरस क्या होता है? जीका वायरस का रोग कारक की बात करें तो इसका रोग कारक है जीका वायरस। जीका वायरस, जीका वायरस का रोग कारक है जीका वायरस। संक्रमण की बात करें कि ये कैसे फैलता है? ये एक मच्छर होता है, एडीज मच्छर। एडीज मच्छर से फैलता है ये, एडीज मच्छर। एडीज मच्छर से फैलता है। लक्षण की बात करें तो बुखार हो जाता है, बुखार। और अगर किसी गर्भवती महिला की बात करें, अगर ये वायरस किसी गर्भवती महिला में हो जाता है तो उसके जो पेट में बच्चा पल रहा है उस बच्चे का मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता है। गर्भवती महिला के पेट में जो बच्चा है उस बच्चे के मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता है। और हम अगर इसके उपचार की बात करें तो वही लक्षणात्मक उपचार किए जाते हैं। तो ये जो जीका वायरस है ये सबसे पहले कहाँ फैला था? ये सबसे पहले फैला था ब्राजील में। ब्राजील में सबसे पहले यह रोग फैला था। उसके बाद रोग आता है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू की बात करेंगे तो हम बर्ड फ्लू की बात करते हैं। बर्ड फ्लू का अगर रोग कारक की बात करें तो इसका रोग कारक है H5N1 वायरस। H5N1 वायरस। अगर संक्रमण की बात करें तो ये कैसे होता है? ये होता है मुर्गी के मांस से। मुर्गी के मांस से होता है, मांस से।
अब इस रोग को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ब्रीड का मतलब क्या होता है, पक्षी होता है, तो मुर्गी भी एक पक्षी के अंदर ही आती है क्योंकि उड़ती है तो पक्षी के अंदर ही आएगी। तो मुर्गी के मांस से होता है बर्ड फ्लू। पर एक रोग और है जिसका नाम है चिकनगुनिया। चिकन मुर्गे या मुर्गी के मांस को बोलते हैं, लेकिन वो रोग मुर्गे या मुर्गी के मांस से नहीं होता है, वो रोग होता है एडीज मच्छर से, इसलिए ये अवश्य याद रखना। उसके बाद अब अगर इसके लक्षण की बात करें तो वो बुखार, खांसी, जुकाम। अगर खांसी जुकाम होगी तो उससे हमारे फेफड़े प्रभावित होंगे, तो इसमें क्या हो जाता है, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, फेफड़ों में संक्रमण। और अगर इसके उपचार की बात करें तो इसका उपचार टेमी फ्लू के रूप में किया जाता है, इसका उपचार टेमी फ्लू के रूप में किया जाता है। इसके बाद हम अगले रोग की बात करते हैं, वो है चेचक। चेचक के बारे में बात करेंगे। अगर हम चेचक की बात करें तो चेचक को क्या बोलते हैं, बड़ी माता। बड़ी माता, इसको बड़ी माता बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो शरीर है, जो चेहरा है, उस पर लाल लाल दाने निकल आते हैं, बुखार के साथ लाल लाल दाने निकल आते हैं, जिनके दाग कभी नहीं जाते। ये दाने बहुत दर्द देते हैं। ये रोग जब होता है तो ये दाने निकल आते हैं, और हवा के संपर्क में आने से ये रोग ज्यादा फैलता है। इसलिए हवा से बचने के लिए जो रोगी होता है उसको कुछ उठा के रखते हैं या उसको अंदर छुपा के रखते हैं, बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि ये हवा द्वारा फैलता है ये रोग। तो इसके जो दाग होते हैं वो कभी नहीं हटते हैं। जो एक बार हो जाता है, रोग हो जाता है, तो इसके दाग कभी नहीं हटते। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये रोग अब पूरे विश्व से उन्मूलित हो गया है। तो अगर इसके रोग कारक की बात करें तो इसका रोग कारक है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस। संक्रमण की बात करें, ये किससे फैलता है, हवा से। लक्षण की बात करें तो तेज बुखार के साथ क्या शरीर पे दाने निकल आते हैं, जिनके दाग कभी नहीं जाते। इनके दाग हमेशा हमेशा के लिए रह जाते हैं। उपचार की बात करें, इसके उपचार एक ही है, चेचक का टीका। चेचक का टीका। इस टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। इसके बाद अगला रोग आता है चिकन पॉक्स। वो भी इसी की तरह है, वो रोग भी, उसको बोलते हैं छोटी माता। चिकन पॉक्स को बोलते हैं छोटी माता और चेचक को बोलते हैं बड़ी माता। उसमें क्या होता है, उस रोग में क्या होता है, उसमें भी वो भी हवा द्वारा फैलता है, उसमें भी दाने निकलते हैं, लेकिन इसमें दाने हमेशा के लिए रहते हैं, और उसमें दाने क्या होते हैं, जो रोग समाप्त होता है, रोग के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद हम चिकन पॉक्स की बात करते हैं। चिकन पॉक्स की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, छोटी माता। छोटी माता, इसको क्या बोलते हैं, छोटी माता। रोग कारक की बात करें तो वेरिसेला वायरस। वेरिसेला वायरस। संक्रमण की बात करें तो हवा द्वारा फैलता है, हवा द्वारा। लक्षण की बात करें तो लक्षण में वही बुखार के साथ शरीर पर दाने निकल आते हैं, जो रोग समाप्त होता है उसके साथ ही समाप्त हो जाते हैं। उपचार की बात करें तो उपचार में क्या है कि सबसे पहली बात तो हवा के संपर्क में कम से कम आना चाहिए। हवा के संपर्क में कम से कम आना चाहिए। बाहर निकले तो मुंह को या शरीर को जो भी ग्रसित है तो उस अंग को ढककर बाहर निकले, और वही उसके लिए बचावी उपाय करने चाहिए, लक्षणात्मक उपचार। इसके बाद अगला रोग आता है कोरोना वायरस। अगर हम कोरोना की बात करें तो इसका वायरस है SARS-CoV-2। क्या इसका रोग कारक है। संक्रमण की बात करें तो कैसे फैलता है, संक्रमित व्यक्ति और वस्तु से। इस रोग से जो संक्रमित व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति किसी वस्तु को छू देता है और उसको कोई दूसरा व्यक्ति छू देता है तो वो रोग उसके भी हो जाता है। तो संक्रमित व्यक्ति और वस्तु को छूने से ये रोग होता है। संक्रमित व्यक्ति व वस्तु से रोग होता है। लक्षण की बात करें तो लक्षण में वो छींक, खांसी, श्वास लेने में तकलीफ। अगर खांसी है तो इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। कोरोना में क्या होता है, सबसे ज्यादा फेफड़े प्रभावित होते हैं। दूसरा, इसमें जो गंध होती है, गंध और स्वाद का हमें पता नहीं चलता। जो भी इस रोग से ग्रसित होता है उसको गंध और स्वाद का पता नहीं चल पाता है। उपचार की बात करें तो उपचार के लिए वो है लक्षणात्मक उपचार और टीके लगाए जाते हैं। कोरोना के टीके लगाए जाते हैं। कोरोना के जो टीके हैं
वो है, एक का नाम है कोविशील्ड, कोविशील्ड। ये कहाँ बना था? ये बना था पुणे में, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में। एक है कोवैक्सीन, ये कहाँ बना था? ये बना था हैदराबाद में। और एक टीका है जिसका नाम है स्पुतनिक वी, ये बना था रूस में। ये है कोरोना के टीके। इसके बाद अगर थोड़ी सी चर्चा करें तो सबसे पहले कहाँ से हुआ है? उत्पत्ति कहाँ से हुई इसकी? चीन से। और भारत में इसका पहला रोगी केरल में मिला है, केरल में। सबसे पहले लॉकडाउन राजस्थान में। सबसे पहले कर्फ्यू कहाँ लगा? पंजाब में। और अगर बात करें तो इसको मतलब सबसे पहले महामारी घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? वो है हरियाणा। सबसे पहले महामारी घोषित करने वाला राज्य है हरियाणा। ये हो गई कोरोना के बारे में चर्चा। अब इसके बाद हम लेंगे डेंगू। अगर हम डेंगू की बात करें तो डेंगू में क्या होता है? डेंगू में अगर इसके लक्षण की बात करें तो इसमें एकदम तेज बुखार होता है। तेज बुखार के साथ हड्डियों में इतनी तेज दर्द होने लगता है कि चला नहीं जाता है। पैर की हड्डी होती है वो ज़्यादा प्रभावित होती है इस रोग में। और जो हमारी प्लेटलेट्स हैं वो गिर जाती है, बीपी लो हो जाती है। ये इसके लक्षण है। रोग कारक की बात करें, इसका रोग कारक है अरबोवायरस। उपचार की बात करें तो वही लक्षणात्मक उपचार किए जाते हैं। सबसे पहले रोग कारक कौन सा है? अरबोवायरस। संक्रमण की बात करें, एडीज मच्छर। ये रोग बहुत ज्यादा चर्चा में हो रहा है अब इस टाइम में। ये रोग होता है, मतलब कोई भी जांच करवाओ ये रोग ज्यादा निकलता है, क्योंकि ये जो एडीज मच्छर है इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लक्षण की बात करें तो इसमें वही बुखार, प्लेटलेट्स की कमी, इस रोग को हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं। इस रोग की बात करें, इसमें हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। उपचार के लिए वही लक्षणात्मक उपचार किए जाते हैं। इसके बाद अगला रोग आता है रेबीज की बात करेंगे। अगर हम रेबीज की बात करें तो रेबीज में क्या होता है कि कोई भी संक्रमित कुत्ता या बिल्ली या कोई भी बंदर है जो अगर व्यक्ति को काट लेता है तो व्यक्ति पागल होकर पानी से डरने लग जाता है। तो सबसे पहले इसके रोग कारक की बात करें, इसके रोग कारक को बोलते हैं रैबिडो वायरस। संक्रमण की बात करें तो संक्रमित कुत्ता, बिल्ली या बंदर के काटने पर। लक्षण की बात करें तो व्यक्ति पागल होकर पानी से डरने लग जाता है। व्यक्ति पागल होकर पानी से डरने लग जाता है। जो पानी से डरता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। तो इस रोग को क्या बोलते हैं? इसका अगर दूसरा नाम की बात करें तो हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब पानी से डरना होता है। उपचार की बात करें तो इसके लिए रेबीज का टीका लगाया जाता है। रेबीज का टीका। अगर इसके टीके की बात करें तो इसके टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। हाल ही में अभी एक राज्य है जो रेबीज मुक्त घोषित हुआ है। वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है गोवा है, जिसको रेबीज मुक्त घोषित कर दिया गया है। इसके बाद अगला रोग आता है स्वाइन फ्लू के बारे में चर्चा करेंगे। स्वाइन फ्लू की बात करें तो इसका रोग कारक है H1N1 वायरस। संक्रमण की बात करें तो जो संक्रमित व्यक्ति है उसके छींकने और खांसने से यह रोग होता है। और कोई संक्रमित व्यक्ति है वो छींक रहा है, खांस रहा है और अगर हम सही है, हम उसके संपर्क में आ जाएंगे तो ये रोग हमें भी हो जाएगा। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति के छींकने और खांसने से रोग होता है। खांसने से ये रोग फैलता है, इसलिए कभी भी छींक या खांसी आए तो कोई रुमाल साथ में होना चाहिए। रुमाल से ढक के छींकना या खांसना चाहिए। लक्षण की बात करें तो इसमें हल्का बुखार,
वो है छींक खांसी, छींक खांसी। छींक खांसी होंगे तो क्या होंगे, फेफड़े प्रभावित होंगे, जिससे फेफड़ों में संक्रमण, फेफड़ों में संक्रमण, फेफड़ों में संक्रमण। उपचार की बात करें, टेमीफ्लू के रूप में किया जाता है, टेमीफ्लू के रूप में किया जाता है, टेमीफ्लू के रूप में, क्योंकि इसमें भी वही लक्षण है जो बर्ड फ्लू में है। तो बर्ड फ्लू का उपचार भी टेमीफ्लू के रूप में किया गया था, तो इसका उपचार भी टेमीफ्लू के रूप में किया जाता है। इसके बाद हम अगले रोग की चर्चा करेंगे। रोग है सामान्य जुकाम। इसकी बात करें तो ये भी वायरस से होता है, जो हमारे जुकाम लगती है ये भी वायरस से होता है। तो इसका रोग कारक है राइनो वायरस, राइनो वायरस, राइनो वायरस। संक्रमण की बात करें तो ये किससे फैलता है, हवा द्वारा, हवा द्वारा। लक्षण की बात करें, लक्षण वो सामान्य सी बात है, अगर जुकाम है तो नाक से पानी आएगा, नाक से पानी का आना, और बुखार, नाक से पानी आना, बुखार, छींक, सिर में दर्द, ये लक्षण हो गए। उपचार की बात करें तो वही लक्षणात्मक उपचार, लक्षणात्मक उपचार। इसके बाद अगला रोग आएगा चिकनगुनिया। चिकनगुनिया की बात करेंगे। अगर हम चिकनगुनिया की बात करते हैं तो चिकनगुनिया में क्या होता है कि बुखार के साथ जो शरीर के जोड़ होते हैं, हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, उनमें बहुत तेजी से दर्द होने लगता है। अगर इसके रोग कारक की बात करें, अल्फा, इसका रोग कारक है अल्फा या टोगा वायरस, टोगा वायरस। उसके बाद अगर इसके संक्रमण की बात करें, किससे फैलता है ये रोग, ये रोग फैलता है एडीज मच्छर से, एडीज मच्छर से, एडीज मच्छर से। कहीं आप इसको चिकन समझ के मुर्गे या मुर्गे का मांस कराओ, ये एडीज मच्छर से फैलता है। और लक्षण की बात करें तो बुखार, बुखार, हड्डियों के जोड़ों में दर्द होने लगता है, हड्डियों के जोड़ों में दर्द होने लगता है। अगर इसके उपचार की बात करें तो उपचार के लिए वही लक्षणात्मक उपचार किए जाते हैं, लक्षणात्मक उपचार। इसके बाद अगला रोग आता है, चिकनगुनिया के बाद अगला रोग आता है खसरा। खसरा की बात करें, अगर खसरे की बात करें तो खसरे का रोग कारक है मोरबेली वायरस, मोरबेली वायरस, मोरबेली वायरस से खसरा होता है। संक्रमण की बात करें तो ये संक्रमण किससे होता है, ये संक्रमण होता है संक्रमित व्यक्ति के छींकने और खांसने से, संक्रमित व्यक्ति के छींकने और खांसने से। स्वाइन फ्लू है, स्वाइन फ्लू भी संक्रमित व्यक्ति के छींकने और खांसने से होता है। अगर लक्षण की बात करें तो वही खांसी, जुकाम, छींक। उपचार की बात करें तो वही बचावी उपाय, लक्षणात्मक उपाय, बचावी उपाय। इसके बाद हम पढ़ेंगे इबोला वायरस। इबोला वायरस क्या होता है। अगर इबोला वायरस की बात करें तो ये विषाणु से होने वाला सबसे अंतिम रोग पड़ रहा है इबोला वायरस। इसका नाम इबोला वायरस क्यों पड़ा, क्योंकि ये इबोला नदी के आसपास हुआ था। ये रोग सबसे पहले इबोला नदी के आसपास हुआ था, इबोला नदी के आसपास हुआ था। इबोला नदी कहाँ पर है, इबोला नदी है अफ्रीका में, अफ्रीका में इबोला नदी के आसपास ये रोग हुआ था, इसलिए इसका नाम इबोला पड़ गया। इसमें क्या होता है, जो हमारे शरीर है, शरीर के आंतरिक अंगों में रक्तस्राव से, बहुत ज्यादा रक्तस्राव होने से रोगी की मृत्यु हो जाती थी। आंतरिक अंगों में रक्तस्राव से रोगी की मृत्यु हो जाती थी, रोगी की मृत्यु। तो यहाँ पे हमारे विषाणु से होने वाले रोग समाप्त होते हैं। तो आगे हम प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।